वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए बेटा कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी रिवीजन। हमारा बेटा टॉपिक चल रहा है कंसोलिडेशन, जो हम रिवाइज कर रहे हैं। बेटा एक वीडियो ऑलरेडी जो है वो हमारी हो चुकी हुई है, जिसके अंदर हमने बेसिक कंसेप्ट से हमने बिल्कुल स्टार्ट किया था। अब दिस इज द सेकंड वीडियो, और इस वीडियो के अंदर आई विल बी कवरिंग अप टू क्वेश्चंस मेनली। फर्स्ट इज इलुस्ट्रेशन नंबर 7, ठीक है, देन इलुस्ट्रेशन नंबर 5। चलिए इलुस्ट्रेशन नंबर 7 पे आएंगे बेटा सारे बच्चे। H Limited acquired 3,000 shares in S Limited at a cost of 480। बेटा एस लिमिटेड ने क्या करा है, शेयर्स एक्वायर करे हैं एच लिमिटेड के अंदर। एच ने इसमें शेयर्स एक्वायर करे हैं कब? 31 जुलाई को। तो बेटा पहला पॉइंट मेरे को यहां से क्या मिल गया? डेट ऑफ एक्विजिशन। मुझे बताओ डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है सर? डेट ऑफ एक्विजिशन इज 31 जुलाई 2021। कह रहे द कैपिटल ऑफ द एस लिमिटेड कंसिस्ट ऑफ 5,000 शेयर्स ऑफ 100 इच फुली पेड अप। यानी कितने की कैपिटल होगी बेटा? 5 लाख रुपए की कैपिटल हो गई है क्या? यस क्या सर। 5 लाख रुपए की कैपिटल हो गई? और प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस जो है उसने बताया कंपनी का शोड एन ओपनिंग बैलेंस ऑफ 1,25,000, और पूरे साल का प्रॉफिट जो है वो 3 लाख है। ठीक है सर। एट द एंड ऑफ ईयर उसने डिविडेंड डिक्लेयर करा है 40% का। आपको बुक्स के अंदर एंट्री रिकॉर्ड करनी है एच लिमिटेड में इन रिस्पेक्ट ऑफ डिविडेंड। एज्यूम करो प्रॉफिट इवनली थ्रू आउट द ईयर है, और कैलेंडर ईयर हमारा फाइनेंशियल ईयर है। अच्छा सर, कैलेंडर ईयर फाइनेंशियल ईयर है। चलो सर, सबसे पहले मैं यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर हूँ। शेयर होल्डिंग अगर पैटर्न की मैं बात करके चलूं, तो एच लिमिटेड के पास कितने शेयर हैं? 3,000। 3,000। माइनॉरिटी पे कितने होंगे? 2,000। 2,000। 60% और 40% आ गया बेटा। 60/40। अब मैं क्या करके चलूं? एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट, बेसिकली अप्रोचमेंट ऑफ प्रॉफिट कह लो, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट कह लो। ठीक है, प्रॉफिट को जरा बांट के चले हम। ठीक है, प्री एक्विजिशन वाला, पोस्ट पोस्ट एक्विजिशन। एक्विजिशन वाला। प्री एक्विजिशन यानी आप जानते हो कौन सा प्रॉफिट कहलाता है? कैपिटल प्रॉफिट। पोस्ट आप जानते हो कौन सा होता है? रेवेन्यू रेवेन्यू वाला। प्रॉफिट। ठीक है। अब क्वेश्चन के अंदर डाटा क्या गिवन है समझेंगे सर। सर क्वेश्चन के अंदर डाटा गिवन है, सबसे पहला ओपनिंग बैलेंस मेरे को गिवन है 1,25,000 का था। तो जो 1,25,000 है वो तो पक्की बात है, वो कैपिटल प्रॉफिट ही है, तो रेवेन्यू में तो जाएगा। सर जो प्रॉफिट मेरा ड्यूरिंग द ईयर हुआ है, अगर मैं उस प्रॉफिट की बात करके चलूं, ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट कितना है? 3 लाख का। अब कैलेंडर ईयर है, कैलेंडर ईयर है ना, तो यस सात सर। महीने का प्रॉफिट कहां पर आएगा? प्री में। बी में। 5 सॉल्व लाख। करते हो 1,75। 175। 1,25 और 1,75 कितना हुआ? 3 लाख। 1 लाख। यहाँ पर क्या होगा बेटा? 3 लाख इंटू 5/12, 1,25। ये आ गया 1,25,000। अगर मैं तुमसे यहां पूछूं माइनॉरिटी इंटरेस्ट और होल्डिंग कितना, होल्डिंग सिक्सटी और परसेंट माइनॉरिटी इंटरेस्ट, इसका 60%, इसका 40%। 40%। ठीक है, 1,80, 1,20, यहाँ कितना? 75 और 50। सर मेरे को क्वेश्चन के अंदर गिवन था कि जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो 50 है। नंबर ऑफ शेयर्स मुझे क्वेश्चन के अंदर गिवन थे 5,000। फेस वैल्यू एक शेयर की है 10 रुपए, 10 रुपये। है ना? तो अगर मैं बात करके चलूं, तो टोटल फेस वैल्यू कितनी की हो गई? क्या टोटल फेस सर वैल्यू 5 लाख की होगी? सर 100 रुपये है, 100 रुपये। 100 रुपए? सॉरी बच्चों, यस। 100 रुपए। 5 लाख होगी। 50 लाख होगी। ठीक है। अब उसने मेरे को क्वेश्चन के अंदर कुछ तो बोला है, कह रहे हैं डिविडेंड जो है वो कितना है? 40% का डिविडेंड है। अगर 40% डिविडेंड का रेट है तो सीधी सी बात है बेटा, 2 लाख रुपए मेरा डिविडेंड हो जाएगा क्या? 2 लाख रुपये। 40% ऑफ 5 लाख ही मैं बोल दूं तो 2 लाख रुपए का क्या है? डिविडेंड है। अब अगर इस डिविडेंड के अंदर मैं हिस्सेदारी की बात करके चलूं, तो कहने से इसमें एच लिमिटेड का डिविडेंड जो है वो सिक्सटी एक परसेंट 20, एच लिमिटेड का डिविडेंड 60% होगा, और माइनॉरिटी का डिविडेंड जो है वो 40% होगा। 40%। ठीक है, 1,20,000 और 80,000। अब दिक्कत क्या हुई सर, क्वेश्चन के अंदर बस उसने मेरे को इनकम्प्लीट सा क्वेश्चन देके छोड़ दिया है ना? अगर क्वेश्चन को तुम ध्यान से देखो, क्वेश्चन ना कहीं इनकम्प्लीट सा कुछ लग रहा है क्वेश्चन के अंदर। तो डिविडेंड उसने डिक्लेयर तो करा है एट द एंड ऑफ द ईयर, बट क्या मुझे ये कौन से पता लग रहा है प्रोडक्ट्स कि में? सर डिविडेंड हमने कितने से डिक्लेयर करा है? नो सर। कौन से प्रॉफिट में से डिविडेंड डिक्लेयर करा?
प्री में से करा है, मैं पोस्ट में से पोस्ट से। करा है? अरे भाई कुछ तो बता मुझे, है ना? कुछ बता रहा जैसे है? नो सर। नहीं बता रहा ना। अब तो कैसे करें इसको? तो बेटा इस वाले मतलब क्वेश्चन उसी को ईयर के। आपके स्टडी मटेरियल ने दो एजम्पशन लेकर चला। कहता देखो, अब यहाँ पर ना दो सिचुएशन हमारी बन सकती है। पहली सिचुएशन ये बन सकती है कि हमने क्या करा है, 2021 का जो प्रॉफिट है हमने उसको यूज करा। मतलब हमने ओपनिंग वाला 125 नहीं यूज करा, हमने प्रॉफिट कौन सा यूज करा है, 2021 वाला यूज करा हुआ है। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आपको क्या कह रहा हूं, उसने पहली सिनेरियो क्या लेकर चली है? पहला सिनेरियो हम ये लेकर चल रहे हैं कि प्रॉफिट जो है ऑफ 2021 हैज बीन यूज्ड या हैज बीन यूटिलाइज्ड फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। पहला सिनेरियो, डिविडेंड की पेमेंट के लिए 2021 का अगर प्रॉफिट यूज हुआ है, तो चलो सोचना शुरू करते हैं सर। सर अगर 2021 का तुम प्रॉफिट यूज करके चल रहे हो तो 175 ये है और 125 ये है, 175 ये है और 125 ये है, राइट? तो मुझे बताओ मेरा प्रॉफिटेबिलिटी कितनी होगी 175 के अंदर? मेरा शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना होगा बेटा? 1,75,000 के अंदर। 175 में मेरा शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना होगा? 60%। 60%। फर्स्ट एक सेवन लाख मंथ्स पांच का, हजार फर्स्ट 7 मंथ्स का। और बैलेंस जो था, बैलेंस 5 महीने का, 125 का 60% होगा। मेरा तो शेयर प्रॉफिट इतना होगा ना, 175 का 60%, 1,05,000। एक यस पच्चीस का सर। 60% बेटा कितना? 75। 75,000। यस सर। बोलो समझ में आया? क्या किया मैंने? मैंने क्या करा, मैंने कहा 175 का ठीक है, तुम्हारा प्रॉफिट बनता है ना टोटल इन 7 महीने का। तो इन 7 महीने में एच का कितना है? 1,05 है। और 1,25 में एच का कितना है, बस वो अलग करा है मैंने। तो अगर डिविडेंड जो है दैट इज फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ 2021, तो हम ये कहेंगे थ्रू, मतलब थ्रू आउट द ईयर इवन भी कह सकते हो कि डिविडेंड जो है वो डिक्लेयर करा गया, आप ऐसा बोल सकते हो। ठीक है। तो यहां पर क्या मान के चलेंगे, अगर 2021 के प्रॉफिट में से करा गया तो हम ये मान के चलेंगे कि जो डिविडेंड दिया गया है ना, वो पता है किस रेशो में होगा? 105 और 75 की रेशो। मतलब जो प्रॉफिट मैंने 31 जुलाई तक कमाया, ठीक है, और जो प्रॉफिट मैंने 31 जुलाई के बाद कमाया, उस रेशो में हमने क्या कर लिया, डिविडेंड को बाइफरकेट कर लिया। मेरे को मेरा डिविडेंड में हिस्सेदार तो 1/20 है, लेकिन मेरे को ये 1/20 पता मुझे कैसे मिला होगा? ये 1/20 में से मुझे 105 और 75 की रेशो में मिला होगा। ठीक है। 1,05,000 यहाँ से, फिर वहां से। तो ये मेरा डिविडेंड ऑफ 1,20,000 विल बी एडजस्टेड इन द रेशियो ऑफ 105 एंड 75। ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि अब 1/20 को बांट दो जरा इस रेशियो के अंदर। अब 1/20 को अगर तुम इस रेशियो के अंदर बांटते हो, 1,20,000 इसका प्रॉफिट है, अगर इसको तुम 105:75 में बांटते हो तो कितना कितना अमाउंट आता है? 120 बाय 180 हो गया, बेसिकली 2/3 हो गया। नाउ 2/3 ऑफ 120 कितना हो गया? 2/3 ऑफ 120। बेटा बांटना जरा 105 और 75 में कितना कितना आ रहा है? बच्चे बांट के बताना कितना कितना आ रहा 1 मिनट से। फिर है? अरे सत्तर बच्चों हजार कितना आ रहा है? पहले वाला, 70,000, देन 50,000। 70,000 और 50,000 बेटा मुझे बताया जा रहा है। 70 और 50 आ गया। अब जरा सोच के देखना, ये 70 क्या आउट ऑफ प्री हो गया? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से लेस और करके। ये जो हो गया क्या आउट ऑफ पोस्ट हो गया? तो नो अगर आउट ऑफ प्री एक्विजिशन डिविडेंड है तो आप जानते हो क्या क्रेडिट होता है?
इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट रिड्यूस होती है तो बैंक टू इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, और जो आउट ऑफ प्रॉफिट है उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट कर देंगे। तो एच लिमिटेड के केस में उसने बस एंट्री पूछी थी, तो अगर एच को 1/20 का डिविडेंड मिला है तो मैं कहूंगा इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करेगा 70 से, और 50,000 रुपये पीएनएल के अंदर ले जाएगा। क्लियर है? बोलो बच्चे, क्लियर है? यस सर। यस सर। अब सेकंड केस पता है क्या अजम्पशन मान के चले हुए हैं? सेकंड अजम्पशन अभी इन्होंने क्या मान लिया है, कह रहे हैं मान लेते हैं कि जो हमारा पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है, सबसे पहले फर्स्ट यूटिलाइजेशन इसकी हुई है, देन जो हुआ है आपका क्या यूज हुआ है, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। ठीक है जी। अब अगर ये सिनेरियो बनता है तो इस सिनेरियो के अंदर क्या होगा, जरा मुझे बता सकते हो? सर देखो जरा बच्चे, इस सिनेरियो के अंदर क्या होगा, आपका जो है प्रॉफिट्स, डिविडेंड आपका कितना था मुझे इतना बताओ। आपका डिविडेंड था 2 लाख रुपए का। अगर मैं कह रहा हूं ये डिविडेंड जो मैं दे रहा हूं 2 लाख रुपए का, मैं ये आउट ऑफ पोस्ट एक्विजिशन अगर प्रॉफिट पहले दूंगा तो मेरा पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट था कितना, मुझे इतना बताओ। सर पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ही 1/25 का है। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कितने का, 1/25 का है ना? तो अगर मैं पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट को मैं यूज करूं तो 1,25,000 रुपए पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, तो यानी कितना बैलेंस होगा जो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में से रहेगा बेटा? 75,000। समझ आया क्या किया मैंने? सर 2 लाख रुपए का बच्चे डिविडेंड है टोटल। हाँ मैं जी कह रहा सर। हूं कि डिविडेंड हमें कैसे डिक्लेयर कर रहे हैं, सबसे पहले हम पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट यूज करेंगे। पोस्ट ओके। एक्विजिशन प्रॉफिट है 1/25 का, तो 2 लाख में से 2 लाख को बेसिकली डिविडेंड के लिए 1/25 पूरा पोस्ट वाला तो यूज हो गया, अभी भी 75,000 पे शॉर्ट है। जो 75,000 शॉर्ट है वो हमने कहा हमने प्री एक्विजिशन डिविडेंड में से दे दिया। वो हमने किस में से दे दिया बेटा? प्री एक्विजिशन डिविडेंड में से दे दिया। अब ओके सर। ये जो 1/25 है इसकी बाइफरकेशन क्या होगी सर? होल्डिंग का और माइनॉरिटी का। 60% होल्डिंग, 40% मिनोरिटी। 60% होल्डिंग, 40% मिनोरिटी। HM। ठीक है, 1/25 का 60% निकालो जरा, कितना आता है? 1/25 का 60% 75,000 आ रहा है, और 1/25 का 40% कितना आ रहा है? क्या 50,000 आ रहा है? 75,000 का 60% क्या 45,000 आ रहा है? और 40 का 75 का यस। 40% क्या 30,000 आ रहा है? ठीक है। तो अगर मुझे बेटा देखो यहाँ पर अगर एंट्री पास करके चलनी है तो मुझे तो अब एंट्री क्यों होनी चाहिए? क्या ऐसा हो गया कि प्री एक्विजिशन में से 45,000 है और पोस्ट एक्विजिशन में से 75,000 है? बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू पीएनएल। यस सर। इन्वेस्टमेंट के अंदर 45 और पीएनएल के अंदर 75। सर पेपर में हाँ क्या ऐसा सवाल आ सकता है? प्रैक्टिकली अगर मैं बात करके चलूं, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछेगा वो। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है पेपर में इस टाइप का सवाल नहीं पूछेगा। बेटा देखो, आईसीए के अंदर एक मैंने चीज ऑब्जर्व करी है, जहां पर भी एम्बिग्विटी होती है, जहां पर भी ऐसा होता है कि आपके मल्टीपल आंसर्स पॉसिबल है, ठीक है, जहां पर भी क्या है मल्टीपल आंसर जो है वो पॉसिबल है, या जहां पर एजम्पशन पॉसिबल है, तो इंस्टीट्यूट जो होता है वो एक कंसिस्टेंसी लाने के लिए कि सब बच्चों के आंसर एक जैसे हों, ठीक है, वो ये चीज करता है कि वो स्पेसिफिकली आपको बता देगा कि क्या करा गया है। तो मोर और लेस दे विल टेल यू स्पेसिफिकली कि डिविडेंड जो है वो क्या करा गया, कहां से डिक्लेयर करा गया, कुछ ना कुछ डेफिनेटली वो आपको इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में देकर चलेगा। इतना एम्बिग्विटी इतनी वो नहीं छोड़ के चलेगा, क्योंकि यहाँ पर जिस बच्चे ने एजम्पशन चेंज कर दी, ठीक है, उसका आंसर जो है वो चेंज हो जाएगा। तो एजम्पशन के बेस के ऊपर ही आंसर आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया बेटा? क्लियर है यहाँ तक? बढ़ सकता हूँ आगे? यस सर। सर जो फर्स्ट केस में हमने ये बांटा है हाँ जी, 70,000 से डिविडेंड, ये तो कॉस्ट में से लेस करना है ना सिर्फ, बाद में पीएनएल में तो नहीं ऐड होगा हमारे। बिल्कुल बिल्कुल बच्चे, सिर्फ प्रॉफिट। 70,000 कॉस्ट में से लेस हो जाएगा ना, बिकॉज दैट इज आउट ऑफ प्री एक्विजिशन ना। हाँ जी। दैट इज आउट ऑफ प्री एक्विजिशन, मतलब फर्स्ट वाले के अंदर हम कह रहे हैं कि भाई जो प्रॉफिट है 2021 का आपने यूटिलाइज करा है, मतलब आपने पूरे साल का प्रॉफिट कहीं ना कहीं आप ऐसे समझिए आपने यूटिलाइज करके चला है। थोड़ा आपने पहले 7 महीने के प्रॉफिट में से दिया, थोड़ा आपने अगले 5 महीने के प्रॉफिट में से दिया, ये वाला काम हो गया। यानी डिविडेंड तो हम दे रहे हैं जी,
ठीक है, तो हमने क्या करा, रेशियो के अंदर बांट दिया। मतलब पहले वाले केस में क्या हुआ, हमने जो डिविडेंड का अमाउंट था उसको कहीं ना कहीं आप ऐसा समझ लो जो ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट हुआ था, प्री और पोस्ट वाला, हमने उस रेशियो में बांटा। हमने ओपनिंग वाला 1/25 इग्नोर करके चला, हमने वहां पर ओपनिंग वाला 1/25 इग्नोर करा। यस ठीक सर। है, और सेकंड केस के अंदर क्या हो रहा है, हम कह रहे हैं कि हमने पहले यूज ही पोस्ट एक्विजिशन करा है और उसके बाद हमने प्री एक्विजिशन प्रॉफिट बेटा यूज करा है। सर डेफिनेटली अ इसमें वैसे क्वेश्चन एक विच और आई, सिनारियो बन सकता है ना, बिल्कुल बेटा मैं वही तो कह पिछले रहा हूँ कि साल वाली अगर एम्बिगुटी है, एक बिल्कुल पच्चीस बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल सर, तो एम्बिगुटी हमारा है। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट वही लेस हो जाएगी सारी। ठीक है बच्चे, मैं वही चीज कह रहा हूँ, एम्बिगुटी इज देयर। ठीक है जी, डन है बच्चे। यस सर। चलिए, नो दिस क्वेश्चन, बेटा ये वाला जो क्वेश्चन है ना, दिस क्वेश्चन हैज बीन न्यूली एडेड बाय द इंस्टीट्यूट। और इन्होंने बताया ये क्वेश्चन कहां से उठाया है, जो मैं रिकॉल कर पा रहा हूं, दे हैव टेकन अप दिस क्वेश्चन फ्रॉम आईसीआई स्टडी मटेरियल ओल्ड सिलेबस। मतलब ओल्ड सिलेबस की मैं बात करके चल रहा हूँ, जो पिछले वाला ओल्ड था वो नहीं, उससे भी पुराने वाला सिलेबस। वहां से मुझे ये क्वेश्चन ना सिमिलर सा लग रहा है, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो मुझे याद आ रहा है यार, मैंने सॉल्व करा हुआ है अपने टाइम में एज अ स्टूडेंट, ये चीज ड्यूरिंग माय फाइनल प्रिपरेशन। ठीक है, तो वहां से बेटा ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं उठाया गया है, जो मुझे लग रहा है देख के अपेरेंटली। जस्ट वी विल रीड दिस क्वेश्चन वंस कि क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर, चलिए देखते हैं। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन को बेटा ऐसा करो, एक बार कर लेना अच्छे से भी, क्योंकि नया क्वेश्चन ऐड हुआ है। सर आपके लिए तो बच्चे सर हमारे लिए तो सारे क्वेश्चन नए हैं, बिल्कुल सर, आपके लिए तो चैप्टर नए हैं, आपके लिए सारे क्वेश्चन नए हैं। लेकिन बेटा मुझे तो पता ना कि कौन से क्वेश्चन नए ऐड हुए हैं। दिस इज द क्वेश्चन विच वाज नॉट इन योर इवन इंटर सिलेबस, जो पिछले वाला था, जो नवंबर 23 का सिलेबस था, उसमें ये वाला क्वेश्चन नहीं था। तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट नया ऐड करा। वैरायटी लिमिटेड होल्ड्स 46% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ वीआर लिमिटेड। वैरायटी लिमिटेड बेटा 46% शेयर है, शेयर कैपिटल है वीआर में। कहेंगे शेयर्स एक्वायर करे गए थे 17 रुपए के प्राइस के ऊपर। द बैलेंस ऑफ द शेयर्स ऑफ द वीआर लिमिटेड are held by a foreign collaborating company and a memorandum of associate understanding has been entered into with a foreign company providing for the following। एक मेमोरेंडम ऑफ एमओयू हमने साइन कर लिया उस फॉरेन कंपनी के साथ। ठीक है, वैरायटी ने, द शेयर्स हेल्ड बाय द फॉरेन कंपनी विल बी सोल्ड टू द वैरायटी लिमिटेड। कह रहे हैं जो शेयर फॉरेन कंपनी के पास है वो किसको बेच देंगे, वैरायटी लिमिटेड को। जरा सोच के देखना, 46% होल्डिंग वैरायटी के पास पहले से थी। ठीक है, और 54% की किसके पास थी, फॉरेन कंपनी के पास। फॉरेन कंपनी वाले अब ये शेयर किसको मिल जाएंगे, वैरायटी को मिल जाएंगे। तो वैरायटी के पास 46 तो पहले से थे, 54 अब हो गए, तो क्या 100% होल्डिंग कंपनी बन जाएगी वैरायटी। अब इसने बस ये बोला, कह रहे हैं कि जो प्राइस कैलकुलेट करा जाएगा पर शेयर कि कितने में हम ये बाई करके चलेंगे, विल बी कैलकुलेटिंग बाय कैपिटलाइजिंग द यील्ड एट 15%। 15% यील्ड पे ऊपर हम कैलकुलेट करके चलेंगे। ठीक है, अब वो कह रहे हैं जो यील्ड है वो क्या रहेगी, 40% ऑफ द प्री टैक्स प्रॉफिट, और आपको प्रॉफिट दे रखे हैं। तो बेटा सबसे पहला काम क्या करेंगे, यहां पर हमें निकालना पड़ेगा, यील्ड निकालनी पड़ेगी, क्योंकि यील्ड को कैपिटलाइज कर रहे हैं। यील्ड को क्या करना है, कैपिटलाइज करके चलना है। अब इसका मतलब क्या, अभी समझाता हूं। ठीक है, सबसे पहले यील्ड निकालने की कोशिश करें। आपको पिछले 3 साल का जो है प्रॉफिट दे रखे हैं प्री टैक्स वाले। तो पिछले साल के 3 प्रॉफिट 30 लाख प्लस 40 लाख प्लस 65 लैक्स। 5 lakhs। डिवाइड कर दो इसको 3 से, तो मेरे पास एवरेज आ जाएगा। उसने ही बोलता एवरेज लेके चलना है। तो सबसे पहले मेरे पास ये क्या आ गया, बेसिकली ये मेरे पास आ गया एवरेज प्रॉफिट। 55। अब इस एवरेज प्रॉफिट का क्या निकालना है, 40%। ये यील्ड के बराबर है। सर 30 लाख प्लस 40 लाख 70, 70 प्लस 65, एक 35, 155। एक 35/3 45 लाख, 45 लाख का 40%। 45 लाख का 40% कितना, 18 लाख आ गया। 18। यस सर। 18 लाख। 18 लाख पे मैं कह रहा हूँ यील्ड है। अब हम कह रहे हैं कि प्राइस कैसे कैलकुलेट करा जाएगा, बाय कैपिटलाइजिंग द यील्ड एट 15%।
यानी हम कह रहे हैं कि ये 18 लाख जो है दैट विल रिप्रेजेंट 15%, ये 18 लाख जो है वो 15% के बराबर है। अगर ये 18 लाख 15% के बराबर है तो हमने क्या निकालना है बेटा, अब प्राइस निकालना है। बेसिकली आप यहाँ पे कंसिडरेशन निकाल के चल रहे हो। क्या निकाल के चल रहे हो? कंसिडरेशन निकाल के चल रहे हो। तो कंसिडरेशन कितनी? तो कंसिडरेशन कितनी सर? 18 लाख जो है दैट इज रिप्रेजेंटिंग 15%। कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि इसको 15% से डिवाइड करो तो 100% की वैल्यू कितनी? सर अगर 18 लाख 15% के बराबर है तो 100% किसके बराबर होगा? 120। 120 लाख के बराबर होगा। बड़ा यस। सिंपल सा सवाल है बेटा, अगर एक बार देख भी रखा होगा ना पेपर में कराओगे। 120 लाख हो गया। अच्छा, अब इस 120 लाख को अगर मैं नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दूं, अगर मैं इस 120 लाख को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दूं, तो क्या मेरे पास ये पता लग जाएगा कि प्राइस पर शेयर कितना है, कि एक शेयर जो है वो किस प्राइस के ऊपर लिया गया? अब ये देख लेते हैं क्या मेरे को नंबर ऑफ शेयर्स कहीं क्वेश्चन में गिवन है। कहना था अबव एग्रीमेंट वाज अप्रूव बाय कंसर्न फॉर बीइंग इफेक्ट। टोटल एसेट्स गिवन है 1 करोड़ रुपए के। पेड शेयर राइट डाउन करने के लिए कोई प्रॉपर्टी। पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ वीआर लिमिटेड वाज 20 लाख डिवाइडेड इनटू 2 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच। तो अगर मैं इसको 2 लाख से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास 60 आ जाता है। मतलब 60 रुपए के अंदर बेटा हमने क्या करा है, एक शेयर हम बाय करने वाले हैं किससे? ऑफ 60 रुपए से हम बाई करने वाले हैं एक शेयर। समझ आ गया? तो इसका क्या रोल था, समझ आ गया बच्चे? अब समझेंगे आगे। सर ये तो 120 लैक्स जो है ना, इसको कंसिडरेशन नहीं बोलूंगा बाय, क्योंकि ये जो 120 लैक्स है ना, आप ये कह सकते हो दिस इज द कैपिटलाइज्ड वैल्यू। इसको बेटा क्या बोल सकता हूं मैं? कैपिटलाइज्ड वैल्यू बोल सकता हूं कि ये मेरी कैपिटलाइज्ड वैल्यू है, कि जितने हमारे शेयर्स हैं टोटल कंपनी के उसकी वैल्यू 120 लाख के बराबर है। ठीक है, इसको हमने बेस माना है प्राइस निकालने के लिए। 60 आ गया। अब हमारे पास 46% शेयर तो पहले से हैं, हम तो 50% ही बाय, 54% ही और बाय करने जा रहे हैं ना। तो 2 लाख शेयर्स का 56%, ये हमारे लिए क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ शेयर हो जाएंगे जो हम बाई करने जा रहे हैं। और एक शेयर हम बाई करेंगे 60 रुपए में। तो बेटा इसको मल्टीप्लाई जो करूंगा ना, ये मेरे लिए क्या बनेगी? परचेज कंसिडरेशन। यानी इतने में हम क्या करने वाले हैं? बाय करने वाले हैं। ये मेरे लिए क्या बनने वाली है? परचेज कंसिडरेशन बनने वाली है। परचेज कंसिडरेशन कह लीजिए। ठीक है, तो ये जो परचेज कंसिडरेशन बनी है, क्या मैं कह सकता हूँ एक तरह से कैसे कॉस्ट है मेरी ये 54% शेयर्स की। 56 लिख दिया मैंने, 54 है बेटा ये। 54% शेयर्स की मल्टीप्लाई करना जरा, 2 लाख इंटू 54% इंटू 60 कितना आता है जरा बताना? 64.8। 64.80 लैक्स। चलो अब आगे क्वेश्चन के अंदर कुछ बोला है। कह रहे हैं द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द शेयर ऑफ द फॉरेन कंपनी वाज 5,40,000 ओनली। कह रहे हैं फॉरेन कंपनी के जो एक्चुअल शेयर्स की कॉस्ट है ना, अरे वो तो सिर्फ 5,40,000 है। द प्रॉफिट दैट वुड एक्रू टू देम वुड बी टैक्सेबल एट एन एवरेज रेट ऑफ 30% एंड द टैक्स विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द प्रोसीड्स एंड वैरायटी लिमिटेड विल पे इट टू द गवर्नमेंट। अच्छा, क्या बोला बच्चे? कह रहे हैं जो एक्चुअल कॉस्ट है शेयर्स की टू द फॉरेन कंपनी वो 5,40,000 रुपए की पड़ी है। ठीक है, सोच के देखना, 64,80,000 में शेयर बिक रहे हैं, जबकि उस शेयर की कॉस्ट ही 5,40,000 है। 40,000। 64,80,000 रुपए में शेयर बिक रहे हैं जिसकी कॉस्ट ही 540 है। तो बाकी क्या मेरा प्रॉफिट हो गया? बाकी का कहीं ना कहीं प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट कितना हो गया? प्रॉफिट की अगर मैं बात करके चलूं, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर्स बाय फॉरेन 9.5। कंपनी 64.80 लैक्स माइनस 5.40 लैक्स। तो ये आ जाता है 59.40 59.4। लैक्स। ठीक है, इसके ऊपर टीडीएस कितना? क्वेश्चन कह रहे हैं कि टैक्स पेबल विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द प्रोसीड्स। यानी वो कह रहे हैं कि जब वैरायटी लिमिटेड पेमेंट करेगा ना, जब वैरायटी लिमिटेड फॉरेन कंपनी को पेमेंट करेगा, पता कितनी पेमेंट करेगा? वो टैक्स काटने के बाद पेमेंट करेगा। ठीक है, टैक्स कितना है इसके ऊपर? 30%। 59.40 लाख का 30%, बोलो कितना आ रहा है? 17.82। 10.82 lakhs। 17.82 लैक्स। 17.82 लैक्स आ गए बच्चे। अब ये जो 17.82 लैक्स काटने के बाद पेमेंट करी जाएगी,
17.82 लाख काटने के बाद पेमेंट करी जाएगी। चलो अब आगे भी पढ़ लेते हैं कि आगे क्या बोला है। कह रहे हैं जो नेट कंसिडरेशन दी जाएगी 50% वुड बी रेमिटेड टू फॉरेन कंपनी इमीडिएटली। कह रहे हैं 50% तो हम इमीडिएटली दे देंगे फॉरेन कंपनी को, और बैलेंस जो है वो अनसिक्योर्ड लोन रहेगा जो 2 साल बाद पेबल है। ठीक है, तो 59.40 माइनस 7, मतलब ये 17.82 आ गया है ना। तो देखा जाए तो टोटल परचेज कंसिडरेशन बेटा कितना हुआ सर? टोटल परचेज कंसिडरेशन है 64.80 लाख का। इसमें से माइनस कर देंगे टैक्स। टैक्स का अमाउंट हमने निकाला है 17.82 लाख। टैक्स माइनस करने के बाद कितना अमाउंट आता है बताना जरा? 41.58 40 1.58 41.58 श्योर बेटा? 64 में से 17 माइनस करना है। मेरी कैलकुलेशन गलत लग रही है बच्चे आपकी? 64 अच्छा 17.8 64.80 माइनस 17.82 कैलकुलेशन गलत लग रही है कुछ? 46.98 46.98 लैक्स। अब ये 46.98 लैक्स जो है ना वो कैसे पता है? कह रहे हैं पेमेंट इन कैश 50%। इसका 50%, दैट इज 23.49 लैक्स हो जाएगा। ठीक है, और बैलेंस जो उसने बोला है कैसे है? अनसिक्योर्ड लोन हो जाएगा। अनसिक्योर्ड लोन कितना? 50%, जो कि पेबल है 2 साल बाद, 2 साल में 23.49 लैक्स। ठीक है, तो जो उसने बोला था सबसे पहले तो मैंने बेटा उस बेसिस के ऊपर ये कैलकुलेशन वगैरह जो भी थी वो कर डाली इसके अंदर। चलो कह रहे हैं ये अबव एग्रीमेंट अप्रूव हो गया। कह रहे हैं अब उसने मेरे को बोला है, कह रहे हैं कि जो टोटल एसेट्स हैं वी आर लिमिटेड के वो 1 करोड़ के, और कह रहे हैं प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को 175 से राइट डाउन करना है। तो 1 करोड़ के हैं। अब सारी कैलकुलेशन लैक्स के अंदर करके चल रहे हो, तो क्या मैं इसको 100 लाख बोल सकता हूँ? अब 100 में से 1.75 लैक्स जो है वो राइट ऑफ करके चलना है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि 98.25 लैक्स जो है नेट एसेट्स की वैल्यू हो गई है। ठीक है, और इसी दिन बेटा मेरे को क्या गिवन है? मेरे को कह रहा है इस दिन करंट लाइबिलिटीज हैं 20 लाख रुपीज की। तो इसमें से अगर मैं 20 लैक्स माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या बेटा इक्विटी की वैल्यू आ जाएगी। सर अब आपने ऐसा करा क्यों? क्योंकि बेटा मेरे पास सिर्फ पेड अप शेयर कैपिटल गिवन था, मुझे ये नहीं पता था रिजर्व्स का बैलेंस कितना है, एंड आई नीड टू कैलकुलेट ना कि मेरे पास टोटल इक्विटी कितनी है। तो क्या टोटल इक्विटी मैं कह सकता हूँ कि 78.25 लैक्स की आ रही है? यस सर। देखो यही करा इन्होंने, 78.25 लैक्स। प्लीज ये इतना बुक से देख लेना। अब परचेज कंसिडरेशन कितनी सोच के देखो। सर मेरे पास अब नेट एसेट्स है 78.25 लैक्स के। क्या मेरे पास बेटा आज की डेट में 100% इक्विटी है? क्या आज की डेट में हाँ जी 100% सर। इक्विटी है? जो 54% इक्विटी है वो मुझे 64.80 की पड़ी परचेज कंसिडरेशन। ये तो ग्रॉस ही लेके चलूंगा। पेमेंट कितनी करी हो नेट इज दैट इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट, लेकिन ये है तो 64.80 की परचेज कंसिडरेशन। यस सर। अब जो बाकी 46% है उसकी वैल्यू निकाल सकते हो क्या? अरे सर उसकी वैल्यू दी तो थी उसने। उसने कहा था 17 पर शेयर के हिसाब से खरीदा हुआ है। सर अगर 2 लाख शेयर है उसका 46% इंटू 17 पे मल्टीप्लाई करना कितना आता है? क्या यही आ रहा है क्या? 15.64 ही आ रहा है क्या? हाँ जी सर। इन दोनों का टोटल करा, कहने से ये मेरी कॉस्ट हो गई। 51.64 कॉस्ट मेरी इतनी है, इक्विटी इतनी है। बोलो गुडविल या कैपिटल? नेट एसेट्स का है तो मेरी गुडविल सर। गुडविल है। इजी क्वेश्चन। मनदीप बच्चे क्या मुश्किल था ये क्वेश्चन? नहीं सर। पता है क्या चीज हुई? ये मैं सब बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, पर्टिकुलरली मनदीप आपके लिए नहीं बोल रहा बेटा प्लीज, ठीक है? हाँ जी। ये मैं सब बच्चों के लिए बोल रहा हूँ। दिस इज द थिंग बेटा दैट हैपेंस विद एवरी स्टूडेंट इन एग्जामिनेशन। आपको सब आता है, आपके कंसेप्ट क्लियर है, आपको सारे क्वेश्चन आते हैं। पेपर के अंदर होता क्या है, एक क्वेश्चन नया सा दिखेगा। पेपर के अंदर क्या है, एक क्वेश्चन नया सा दिखेगा और हम वहां हिल जाएंगे। हम पता क्या करते हैं, हमारा जो माइंड होता है ना बेटा, ये समझो एक तरह से साइकोलॉजी कह लीजिए आप, कि ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जब भी कोई नई चीज आती है ना तो हम एकदम से ना थोड़ा सा स्टेप बैक हो जाते हैं, हम घबरा से जाते हैं थोड़ा सा, पता नहीं यार ये क्या आ गया। जबकि अगर आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल स्लो पढ़ो और एक एक करके लाइन पढ़ो
तो क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं था। हाँ, जो अटक सकते थे, कहाँ अटक सकते थे, ये कैपिटलाइजेशन कैसे करनी है, शायद इसके अंदर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती थी। लेकिन अगर थोड़ा सा ध्यान से सोचते तो क्या ये भी कंफ्यूजन वाला पॉइंट नहीं है? कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट आखिर कभी ना कभी पार्टनरशिप के अंदर पढ़ ही रखा है ना हमने, वही तो हो रहा है। क्या कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट वाली कहानी नहीं हो रही? हाँ जी। यस सर। बस होता पेपर में यही है बेटा कि जब भी नया क्वेश्चन आता है, और आपको हर एक सब्जेक्ट के अंदर, हर एक पेपर के अंदर एक दो नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 100% मिलेंगे बेटा। मैं आपको जितने मर्जी क्वेश्चन दे दूं, फिर भी ऐसा हो जाएगा, एक आधा क्वेश्चन, दो क्वेश्चन पेपर में ऐसे मिल ही जाएंगे, दो पार्ट्स मिल जाएंगे, एक क्वेश्चन मिल जाएगा। मतलब 2-3 पार्ट में करूं 14 नंबर का पेपर, फिर भी ऐसा देखने को मिल जाएगा जो आपको लगेगा यार ये नया सा है। तो जब भी नया सा क्वेश्चन आए ना, घबराना नहीं होता। जबकि जब मैं, ये फैक्ट है कि जो नया क्वेश्चन होता है वो आसान होता है, जो नया क्वेश्चन होता है वो यूजुअली आसान होता है, ठीक है, इजी टू सॉल्व होता है। बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, दैट्स इट। ये अप्रोच अगर लगा दोगे बेटा पेपर के अंदर, कहीं दिक्कत नहीं खाएगी, कहीं मार नहीं पाओगे, ठीक है। सो नाउ व्हाट आई हैव डन, मैंने आपके साथ इलुस्ट्रेशन नंबर बेटा 5 डिस्कस कर लिया, इलुस्ट्रेशन नंबर 7 डिस्कस कर लिया। तो बेटा बेटा दिस इज माय सेकंड पार्ट फ्रॉम योर कंसोलिडेशन प्रोसीजर। अब बेटा नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं क्या करने वाला हूं, मैं आपको बताता हूं। नाउ इन नेक्स्ट पार्ट आई विल बी टेकिंग अप फुल फ्लेज क्वेश्चन। अगले पार्ट के अंदर अब मैं फुल फ्लेज क्वेश्चन उठाना शुरू कर दूंगा, ठीक है, ताकि मैं अब आपको पूरा का पूरा बता पाऊं कि अच्छा किस तरीके से बेटा हमने सॉल्व करके चलना है। तो इन नेक्स्ट पार्ट हम कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन लेकर चलेंगे, एक फुल फ्लेज क्वेश्चन आपके स्टडी मटेरियल से मैं लेकर चलूंगा, और उस क्वेश्चन के बाद नाउ देन आई विल बी टेकिंग अप विद यू योर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, ठीक है। तो अब आज आप लोगों ने क्या करना है, कुछ नहीं, आज आपने बेटा जो भी स्टडी मैट के क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं, अगर आज आप में से कोई भी बच्चा कंसोलिडेशन रिवाइज कर रहा है, तो बेटा जो भी मैंने स्टडी मैट के क्वेश्चन करवाए हुए हैं, बस आपने उन क्वेश्चंस को एक बार गो थ्रू करके चल देना, ठीक है, उनमें से एक बार गो थ्रू करके चल लेना। आई एम गिविंग यू टाइम फॉर दिस थिंग। आप आज का टाइम लीजिए, आप कल का टाइम लीजिए। व्हाट आई विल डू, कल के सेशन के बारे में आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। लेट मी जस्ट स्टॉप द रिकॉर्डिंग बेटा पहले।